हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। मैं नित्या आज इस वीडियो में लेके आई हूँ न्यू क्लासिकल अप्रोच विद रेफरेंस टू एल्टन मायो, जिसमें उन्होंने बताया था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में एंड हॉथॉर्न स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एल्टन मायो, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एल्टन मायो कौन थे और उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो उनका पूरा नाम था George Elton Mayo. Was born on 26th December 1880 in Adelaide, Australia, and he was an Australian psychologist, sociologist, and organization theorist. And he is known as the father of human relation movement. ठीक है, तो जो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, उनके फादर कौन है? एल्टन मायो, जिनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1880 में। ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू रियलाइज दैट वर्कर आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन वर लिंक टू सोशल फैक्टर्स सच एज द वे एम्प्लॉय वर ट्रीटेड ऑन द जॉब। वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि जो वर्कर आउटपुट है या सेटिस्फैक्शन है वो किससे लिंक्ड अप है, उनके सोशल फैक्टर्स से। ठीक है, कि जैसे कि किस हिसाब से एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया जाता है जॉब में। एंड ही डेवलप्ड द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एल्टन मायो ही थे जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को डेवलप किया था और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें उनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है वो है हॉथॉर्न स्टडीज, या जिसे हम कहते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड एल्टन मायो पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक इन 1933। उन्होंने अपनी पहली बुक जो थी वो पब्लिश की थी 1933 में, अंडर द टाइटल द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो बेसिकली एंजल मायो कौन थे? एंजल मायो वही थे जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन रिलेशंस के बारे में समझा, ह्यूमन फैक्टर के बारे में समझा। तो जो बेसिकली न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो क्यों निकल के सामने आई? क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें टेलर ने और फेयोल ने और मैक्स वेबर ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, उन्होंने प्रोडक्टिविटी के बारे में तो बताया ही था, लेकिन वो जो क्लासिकल अप्रोच था बहुत ज़्यादा फॉर्मल था। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में था, रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसमें ह्यूमन एलिमेंट को कंसिडर इतना नहीं किया गया था, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एल्टन मायो ने एक नया अप्रोच निकाला जिसे हम कहते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, जिसमें उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को, ह्यूमन बिहेवियर को, उनके सोशल फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी थी कि भाई एक ह्यूमन एलिमेंट भी होते हैं और उनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो देख लेते हैं ह्यूमन रिलेशन के बारे में। तो क्या कहती है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट वाज born from the Hawthorne studies, which Elton Mayo and his associate conducted from 1924 to 1932। जो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है वो बॉर्न हुआ था हॉथर्न स्टडीज से, जिसमें उन्होंने, एल्टन मायो ने और उनके एसोसिएट्स ने ये कंडक्ट किया था 1924 से 32 के टाइम ड्यूरेशन के बीच में। ठीक है, एंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को ही हम न्यू क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, the human relation approach explains the informal relation among employees and concerned with moral and psychological rather than legal aspects of an organization। जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो क्या बताता है? एक इनफॉर्मल रिलेशंस बताता है एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, जो कंसर्न करता है उनके मॉरल एंड साइकोलॉजिकल rather than legal aspects। And the men approach consider worker not only one of the means of production but as a man। ये केवल ये अप्रोच बताता है कि जो वर्कर्स है केवल प्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये एक इंसान है, इनकी भी अपनी फीलिंग्स है। ठीक है, इनके इनके भी अपने कुछ इम्पोर्टेंस है, कि केवल एक इंसानों को मशीन की तरह यूज़ ना करके इंसान को इंसान की तरह यूज़ करके भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डील्स विद ह्यूमन फैक्टर एंड इट इमर्ज एज अ रिएक्शन टू द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, दैट इज क्लासिकल अप्रोच। ये इमर्ज ही हुई थी किसकी वजह से? क्लासिकल अप्रोच की वजह से, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमन एलिमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो सारी जितनी ह्यूमन एलिमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो सब न्यू क्लासिकल में एल्टन मायो ने बताई है, जिसके बिहार पे उन्होंने हॉथर्न स्टडीज़ का एक्सपेरिमेंट किया, हॉथर्न स्टडीज़ के बारे में बताया, 4 फेसेस के बारे में बताया, और उसमें देखा गया कि कैसे ह्यूमन फैक्टर, जो ह्यूमन एलिमेंट है वो इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में। तो देख लेते हैं हम लोग हॉथर्न एक्सपेरिमेंट।
तो जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था वो स्टार्ट हुआ था बिटवीन 1924 टू 1932 बाय एल्टन मायो, Whitehead and F.J. Roethlisberger at Western Electric Company Hawthorne Plant in Chicago। ठीक है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन था कितना था, 1924 टू 1932। And study focused on how physical conditions like lighting and other aspects of your work environment affect your workers' productivity। इसमें ये स्टडी की गई थी कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है, कि अगर हम अदर एक्सपर्ट्स की बात करें, अदर वर्क एनवायरनमेंट की बात करें या लाइटिंग की बात करें, तो फिजिकल कंडीशंस की बात करें, तो इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे। तो ये सारी चीज़ें जो बताई थी एल्टन मायो ने बताई थी इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो डिटेल में इसके जो मेजर फेसेस हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के वो क्या क्या है। पहला है आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, सेकेंड है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट एंड इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन। तो इनको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था ड्यूरेशन ऑफ 1924 टू 1927 के बीच में। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का। इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एंड वर इनिशिएटेड बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। ठीक है, एंड इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वर अंडरटेकन टू लाइट आउट हाउ लाइटिंग अरेंजमेंट्स एट वर्क प्लेस अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। देखो बेसिकली जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, लाइटिंग के ऊपर है कि लाइटिंग का अरेंजमेंट, लाइटिंग की जो कंडीशन है वो कैसे अफेक्ट करती है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, एंड द थिंकिंग वाज दैट इफ द लाइटिंग अरेंजमेंट इज हायर द प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। ये सोचा गया था कि भाई हम जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनके काम के दौरान हम लाइटिंग और थोड़ी बढ़ा देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो लाइटिंग का बढ़ाना और घटाना ये सब देखा गया था इसमें इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में। तो क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में, दो ग्रुप रखे गए थे। ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज चूजन एंड प्लेस्ड इन टू सेपरेट ग्रुप, दैट इज कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, दो ग्रुप थे, एक एक्सपेरिमेंट था एक कंट्रोल था। तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर तो जो वो ऐसा ग्रुप था जिसके ऊपर चेंजेस देखने थे, एक्सपेरिमेंट करना था, जिसे हम टेस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये था कंट्रोल ग्रुप, ये एज इट इज ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं था, पहले जैसे लाइटिंग कंडीशन है वैसे का वैसे ही इस ग्रुप के लोग काम कर रहे थे। इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं था, जितने भी चेंजेस थे, जितने भी हमको देखना था कि क्या अफेक्ट हो रहा है क्या नहीं, वो सब हमको एक्सपेरिमेंट ग्रुप में देखना था। तो स्टडी क्या निकल के सामने आई, द रिसर्चर्स फाउंड दैट as they increase the illumination in the experimental group, both group increase production। ठीक है, अगर हम इल्यूमिनेशन बढ़ाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, लाइटिंग के कंडीशंस बढ़ाते हैं, लाइटिंग बढ़ाते हैं, तो इंक्रीज जो होता है प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा, दोनों ग्रुप में इंक्रीज होगा, एक्सपेरिमेंट हो चाहे कंट्रोल ग्रुप हो। एंड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज द प्रोडक्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज इन बोथ द ग्रुप्स। अगर हम इल्यूमिनेशन डिक्रीज करते हैं तब भी प्रोडक्शन क्या है, बढ़ रहा है। तो the production in the experimental group decreased only when the illumination was decreased to the level of moonlight। ठीक है, तो प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट ग्रुप में तब डिक्रीज हुआ जब लाइट इतनी डिम कर दी गई कि वो बिल्कुल लेवल पे आ गई मूनलाइट के बराबर। ठीक है, अब काम के दौरान अगर लाइट आप इतनी डिम कर दोगे कि दिखेगा ही नहीं, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है कि वो डिक्रीज होना है। ठीक है, तो इट वॉज कंक्लूडेड दैट फैक्टर्स अदर देन लाइट वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये कंक्लूजन सामने निकल के आया कि भाई लाइटिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लाइटिंग का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर लाइटिंग को हम कम करते हैं तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा करते हैं तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हाँ, लेकिन अगर आप इतना कम कर दोगे कि कुछ दिखेगा ही नहीं, तो प्रोडक्टिविटी तो स्वाभाविक सी बात है कि डिक्रीज होनी है। तो एज सच वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और लाइटिंग का एज सच कोई रिलेशन नहीं था। तो इसमें एज सच कुछ मेजर चीज़ें देखने को नहीं मिली, इसलिए वो नेक्स्ट फेज लेकर आए थे जिसका नाम था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जो ड्यूरेशन रहा है इसका 1927 टू 1929, इसमें उन्होंने क्या देखा, experiments were conducted to determine the effects of changes in hours and other working conditions of the productivity। ठीक है, and under these two small groups of 6 female workers were selected। each group was kept in separate group।
rooms. From time to time, changes were made in working hours, rest interval, lunch breaks, etc. Basically ये जो रिले असेंबली है इसमें क्या वर्किंग कंडीशंस को चेंजेस करके बताया था कि अगर हम काम की कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, वर्किंग आवर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, टाइम लिमिट थोड़ा कम कर देते हैं, रेस्ट इंटरवल्स बढ़ा देते हैं, लंच ब्रेक्स दे देते हैं, तो इससे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा था, 6 फीमेल वर्कर्स को रखा था। ठीक है, 2 स्मॉल ग्रुप्स में, ये जो आपको दिख रही होगी पिक्चर में, ये सब 6 फीमेल वर्कर्स थी। ठीक है, इनको रखा था, इनके ऊपर टेस्ट किया था और इनको बोला था कि आप अपने खुद के भी सजेशंस दे सकते हो कि अगर वर्किंग कंडीशंस में कुछ भी अगर आपको चेंजेस दिखते हैं तो यू कैन गिव योर ओन सजेशंस। So it was concluded that social relationship among workers' participation in decision making had a greater effect on the productivity than working conditions. तो इसमें ये रिजल्ट निकल के आया था कि जो सोशल रिलेशनशिप है वर्कर्स का वो ज़्यादा अफेक्ट करता है रेदर देन वर्किंग कंडीशंस। तो इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, लाइक the incentive system was changed so that each girl extra pay was based on the other 5. इसमें ये देखा गया था कि वर्किंग कंडीशन में अगर इंसेंटिव सिस्टम हम चेंज कर देते हैं, यानी कि हर एक गर्ल का जो एक्स्ट्रा पे है वो बेस्ड करेगा अदर 5 गर्ल्स के ऊपर। ठीक है, जो 2 to 5 मिनट रेस्ट है इन द मॉर्निंग सेशन एंड अदर इन इवनिंग सेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जिससे क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। द रेस्ट पीरियड वॉज reduced टू 5 मिनट्स बट फ्रीक्वेंसी वॉज इंक्रीज्ड। रेस्ट पीरियड थे जो reduce कर दिए थे 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स तक, लेकिन उससे क्या हुआ था, फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकल के सामने आया, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज स्लाइटली एंड द गर्ल्स कंप्लेन दैट फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल अफेक्टेड द रिदम ऑफ द वर्क। गर्ल्स का ये कहना था, जो 6 फीमेल वर्कर्स को जो सेलेक्ट किया था उनका ये कहना था कि भाई अगर आप फ्रीक्वेंटली तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रेस्ट की, बार बार हमको रेस्ट इंटरवल्स दोगे तो हमारी जो काम करने की रिदम है वो टूटेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको हर 5 मिनट में अगर आपको रेस्ट दिया जा रहा है तो आप काम कर पाओगे क्या। इससे क्या हुआ ना, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज होने लग गई। ठीक है, तो उनकी साइड से कंप्लेंट आना शुरू हो गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो नंबर ऑफ रेस्ट है वो 2 of 10 मिनट्स ऑफ ईच कर दिए थे, बट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। लेकिन मॉर्निंग में उनको जो रिफ्रेशमेंट था वो प्रोवाइड किया गया, लाइक कॉफ़ी और सूप। ठीक है, अलॉन्ग विद द सैंडविच, एंड इवनिंग में भी रिफ्रेशमेंट्स दिए गए, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी जो थी वो हटा दी। ठीक है, एंड चेंजेस इन वर्किंग आवर्स एंड वर्क डे वर इंट्रोड्यूस्ड, सच एज कटिंग एन आवर ऑफ the end of the day and eliminating Saturday work. The girls were allowed to leave 4:30 p.m. instead of usual 5 p.m. and later 4 p.m. ठीक है, तो गर्ल्स को अलाउ कर दिया था कि आप 4:30 बजे की बजाय इंस्टेड ऑफ 5 p.m. एंड लेटर बाद में फिर 4 बजे भी आप लोग जा सकते हो। ठीक है, एंड इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी गई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। तो जैसे ही ये चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड किए गए, इससे क्या रिजल्ट सामने निकल के आया कि जो एब्सेंटिज्म थी वो डिक्रीज हुई। ठीक है, मोरल इंक्रीज हुआ और सुपरविजन की भी हमें कम जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसमें ये एज्यूम किया गया था दैट दीज पॉजिटिव फैक्टर्स वर देयर बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स बीइंग एडजस्टेड एंड मेकिंग देम मोर पॉजिटिव। सो एट दिस टाइम द रिसर्चर डिसाइडेड टू रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। देखो, ये जब चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे तो एब्सेंटिज्म कम हुआ, मोरल बढ़ा, तो उस टाइम क्या हुआ, रिसर्चर ने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो वर्किंग कंडीशन है इनको मैं वापस ले लेता हूँ। ठीक है, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो प्रोडक्टिविटी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, तो हुआ क्या कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन प्रोडक्टिविटी बढ़ी। हालांकि उन्होंने चीज़ें जो वर्किंग कंडीशन थी जो विड्रॉन करी उसका इस चीज़ पे कोई असर नहीं हुआ, उल्टा प्रोडक्टिविटी बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि वर्किंग कंडीशन का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था। जो 6 फीमेल वर्कर्स थी जो काम कर रही थी उनकी आपस में ही तालमेल इतनी अच्छी थी जिससे उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट किया, सेट किया, उस माहौल उस वर्किंग कंडीशन में थोड़ा फ्री होकर उन्होंने काम करा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी उनके काम करने के तरीके से बढ़ी, आपस में जो तालमेल था उसकी वजह से बढ़ी। ठीक है, so this development caused a considerable amount of redirection in thinking and the result implied that productivity increased not because of positive changes in physical factors but because of girls in attitude towards work and their work group. ठीक है, क्योंकि एंड दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उन्होंने आपस में एक फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी डेवलप की थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप की थी। सो
since there was more freedom of work, they develop a sense of responsibility and self discipline. जब उनको थोड़ा अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी दे दी गई थी उन वर्कर्स को, उन फीमेल वर्कर्स को, तो उनके अंदर खुद से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कर्स बिकम क्लोज एंड फ्रेंडली। तो इसका जो मेन जो कंक्लूजन निकला था वो यही था कि सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंडेंट थी, ना कि एक वर्किंग कंडीशंस को लेकर। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया था, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। ये जो ड्यूरेशन चला था 1928 टू 1930 के दौरान, तो इसमें क्या बताया था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट अबाउट 20,000 इंटरव्यूज वर कंडक्टेड बिटवीन 1928 एंड 1930 टू डिटरमाइन एम्प्लॉयज एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपनी, सुपरविजन, इंश्योरेंस प्लान, प्रमोशन एंड वेजेस। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो वर्कर्स काम कर रहे थे, अराउंड 20,000 वर्कर्स थे जिनका इंटरव्यू लिया गया। ये जानने की कोशिश की गई कि भाई जो वर्कर्स हैं उनका कंपनी के प्रति क्या एटीट्यूड है, कि क्या सुपरविजन रखते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स, प्रमोशन एंड वेजेस। हालांकि बस इनका ये इसमें ये बताने की कोशिश की थी रिसर्चर ने कि देखो, हम अगर एम्प्लॉय से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे येस और नो के फॉर्म में, तो सिर्फ वो येस और नो के फॉर्म में ही आंसर देंगे, हमें उनके अंदर की बात नहीं पता चलेगी कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन किए गए थे, डू लाइक योर सुपरवाइजर्स, और इज ही इन योर ओपिनियन फेयर, और डज ही हैव एनी फेवरेट्स। ऐसा होता है ना कि कोई सुपरवाइजर का कोई फेवरेट एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, वर्कर्स का कोई फेवरेट सुपरवाइजर होता है, तो इस हिसाब से अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछे हैं तो वो येस या नो में ही जवाब देंगे। उन वो अंदर से क्या चाहते हैं एम्प्लॉयज, ये चीज़ें नहीं पता चलेगी, ये चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो ये जो इसका जो कंक्लूजन निकला था, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड इफ वर्कर्स आर अलाउड टू टॉक फ्री अबाउट मैटर्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू देम। वो ये चाहते थे कि देखो, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्टिव क्वेश्चंस तो थे लेकिन इसमें उनका ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन जब नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए कि भाई कोई आर्ग्यू नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगा, सिर्फ आप आपके बारे में बताओ, एम्प्लॉय से सिर्फ उनकी राय जाननी चाहिए थी। और जब ये रिजल्ट सामने निकल के आया, तब ये कंक्लूजन निकला कि अगर वर्कर्स को अलाउ कर दिया जाए कि भाई उनके मैटर्स में वो फ्रीली तरीके से बात कर सकें, या अपना व्यू पॉइंट दे सकें, या डिसीजंस में हेल्प आउट कर सकें चीज़ों को, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उस हिसाब से उनका अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में बेसिकली ये जाना गया था कि एम्प्लॉयज अंदर से क्या चाहते हैं। अगर उनको ये मौका दिया जाए कि आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख सकते हो, बात कर सकते हो किसी भी मैटर्स में फ्रीली तरीके से, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसका ड्यूरेशन रहा था 1931 टू 1932, एंड इसमें बताया था ग्रुप ऑफ 14 मेल वर्कर्स इन द बैंक वायरिंग रूम वर प्लेस्ड अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, एक ग्रुप था 14 मेल वर्कर्स का, बैंक वायरिंग रूम में उनको प्लेस किया गया था, ऑब्जर्वेशन में रखा था 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 14 मेल वर्कर्स 9 वर वायरमैन, 3 वर सोल्जर मैन एंड 2 वर इंस्पेक्टर्स। तो ये देखो, ये जो बेसिकली वाला जो एक्सपेरिमेंट है, वो ग्रुप बिहेवियर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसमें क्या बताया कि वर्कर्स पे डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप एज अ होल। वर्कर्स की जो पे है वो किस पे डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप क्या परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, क्या परफॉर्म देता है, किस हिसाब से परफॉर्म करता है ना, उस ग्रुप के जो वर्कर्स रहते हैं उनकी पे पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो रिसर्चर थॉट दैट एफिशिएंट वर्कर्स वुड पुट प्रेशर ऑन लेस एफिशिएंट वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क। तो रिसर्चर ने सोचा कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, अगर वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे लेस एफिशिएंट वर्कर्स पे कि भाई काम को कंप्लीट करो, जैसे हम काम करते हैं, हम ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, उस हिसाब से तुम भी काम करो तो काम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मतलब रिसर्चर ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वैसा रिजल्ट सामने निकल के नहीं आया। ठीक है, तो जो ग्रुप के जो स्टैंडर्ड दिए थे वो क्या हुआ, पूरे नहीं हुए। However, it was found that group established its own standard of output and social pressure was used to achieve the standard of output. तो जो ग्रुप को स्टैंडर्ड दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनके ऊपर क्या था, सोशल प्रेशर था कि हम ज़्यादा काम करेंगे या दूसरे ग्रुप से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, तो ऐसा नहीं हो कि हमें दूसरे ग्रुप के लोग ज़्यादा पसंद ना करें। ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप का रोल था, जो सोसाइटी का रोल था, वो बड़ा ही स्ट्रांग निकला। ठीक है, तो रिसर्चर ने ये देखा कि भाई इसमें ग्रुप ग्रुप की जो वैल्यू है वो ज़्यादा दी गई है। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उसका एलिमेंट ज़्यादा कंसिडर किया गया है।
ठीक है। तो ये तो जो थे 4 फेसेस थे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के, जिसमें एक ह्यूमन एलिमेंट को ध्यान में रख के प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, और जो चीज़ें देखी जाती है ह्यूमन फैक्टर को रख के देखी जाती है। ठीक है। तो इसमें इस पूरे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन एलिमेंट को कंसिडर किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो इसके बेसिकली क्या फाइंडिंग्स निकल के आए थे? फाइंडिंग्स क्या है? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हैव ओपन न्यू विस्टास इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। एंड ह्यूमन रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट वर्कर्स इन ऑर्डर टू डेवलप टीम स्पिरिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक न्यू विस्टास निकल के सामने आया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, क्योंकि इसमें ये बताया था एल्टन मायो ने कि ह्यूमन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इंसान ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? तो उनकी उनके अंदर के इंटरनली सेटिस्फैक्शन को, जॉब सेटिस्फैक्शन को, उनके मोरल को देखना बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी वर्कर्स को मोटिवेट करते हो, टीम स्पिरिट डेवलप होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रन करती है। ठीक है। उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। सो टीम स्पिरिट इज एसेंशियल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने पढ़ा न्यू क्लासिकल अप्रोच ह्यूमन रिलेशंस के बारे में एंड हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।